नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी जीके क्लासेस में। आज मैं फिर से एक बार आप सभी के लिए एसएससी जीडी का पीवाईक्यू क्वेश्चंस लेकर के हाजिर हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन के लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े, ताकि आपको जो है बेहतर ढंग से जो है आपका प्रिपरेशन हो सके। क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स के और भी जैसे एनटीपीसी हो गया, एसएससी जीडी है, उन सभी के जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन हम लेकर के आते रहेंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर तरीके से स्कोर कर सके। तो आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पोषण पखवाड़ा 2023 का केंद्रीय विषय क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी पोषण सुरक्षा के लिए मोटा अनाज आधारित खाद्य पदार्थ। मोटा अनाज जो होता है हमारे सेहत के लिए काफ़ी बेहतरीन होता है। जिसे मोटा अनाज में फाइबर होता है, जो कि हमारे पाचन तंत्र को तंदुरुस्त रखता है ना, कब्ज, एसिडिटी, ये सब समस्याओं को दूर रखता है। साथ ही साथ मोटे अनाज में जो है वो विटामिन बी, आयरन, क्या कहते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी बेहतर रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि कर्नाटक की किस नृत्य शैली में पुरुषों के गले में बड़े ढोल, यहाँ पे देखिए ये टाइपिंग एरर है यहाँ पे, तो बड़े ढोल लटकाए जाते हैं और यह अपने धार्मिक और युद्ध उत्साह के लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, है ना, यानी ढोलू कुनीठा। कुनीठा या इसको जो है डोलू कुनीठा कुनीठा भी लिखा जाता है, ठीक है, डोलू कुनीठा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है कर्नाटक का एक नृत्य शैली है, जिसमें पुरुषों के गले में बड़े बड़े मतलब सजाए हुए ढोल जो है टांगे जाते हैं, उस पर नृत्य करते हैं। ढोल के थाप पर जो है इस पर नृत्य किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे डांडिया की, तो डांडिया जो है वो गुजरात का नृत्य है, गुजरात का नृत्य है। और कुम्मी की बात करें तो ये तमिलनाडु का नृत्य है, तमिलनाडु का नृत्य है। और घोड़े मोदनी की बात करें तो ये गोवा का है, गोवा का नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है? तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि भारत के संयुक्त लिंगानुपात की, भारत के संयुक्त लिंगानुपात की हम बात करें, लिंगानुपात की हम बात करें तो 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। ये भारत का संयुक्त रूप से जो लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि इतना है। अगर वही हम बात करें कि असम का, तो असम का जो है वो 1000 पुरुष पर 958 महिलाएं हैं। अगर वही बात करें हम उत्तराखंड का, तो 1000 पुरुष पर 963 है। अगर हम गुजरात की बात करें तो 1000 पुरुष पर 918 है। और वही हम झारखंड की बात करें तो 1000 पुरुष पर 948 महिलाएं हैं। तो अगर हम देखें इसमें, तो गुजरात का जो है, यानी भारत के संयुक्त लिंगानुपात से गुजरात का जो लिंगानुपात है वो कम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि डोबेराइनर के तरीकों में कितने तरीकों का उल्लेख किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी 4 तरीकों का जो है उल्लेख किया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पे डोबेराइनर का जो ये त्रिक नियम है, त्रिक नियम की बात करें तो इसमें 3 तत्वों का समूह होता है, 3 तत्वों का समूह होता है, ठीक है। तो इसमें नियम क्या था कि जो इसके 3 तत्व होते थे, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, जिसके द्रव्यमान का जो है भार है, द्रव्यमान जो है उसके अकॉर्डिंग उसको सजाया गया था, उसी क्रम में सजाया गया था, बढ़ते क्रम में। और जो शुरू और लास्ट, यानी फर्स्ट और जो थर्ड नंबर पर जो आता है, उसका जो
अनुपात उसका जो क्या कहते हैं हम माध्य निकालते हैं ना, क्या है माध्य निकालते हैं, तो वो जो है बीच वाले यानी दूसरे जो तत्व होते हैं उसके समान होते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो हम समझ सकते हैं आप, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे तो लिथियम हो गया है ना, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये 3 तत्व हो गए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि लिथियम का जो द्रव्यमान है वो 6 है, सोडियम का जो द्रव्यमान है वो 23 है, और इसका क्या कहते हैं पोटेशियम का अगर द्रव्यमान की बात करें तो वो 40 है। ठीक है, आप देखेंगे कि लिथियम और जो पोटेशियम है उसका अगर आप माध्य निकालें तो इसका माध्य निकल करके आ जाता है 6 + 40, तो कितने तत्व है 2, तो 2 से भाग देंगे तो ये 46/2 यानी 23 दूना 46 यानी 23 आ गया, जो कि यानी Na के बराबर है ना, Na के बराबर है यानी सोडियम के बराबर है। यही जो है डुबेराइनर का ये त्रिक जो नियम था वो इसी सिद्धांत पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत की सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है, यानी भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है। तो हम चलते हैं पहले, अगर हम बात करें यहाँ पे बिहार की साक्षरता दर की तो वो 63.82% है। अगर हम बात करें यहाँ पे असम की साक्षरता दर का तो इसका है 73.18%। वही अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश का तो 83.78%, और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 66.95%। तो अगर भारत में हम बात करें तो किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है, तो बिहार का साक्षरता दर सबसे कम है। अगर बात करें सबसे अधिक का तो केरल का, सबसे अधिक किसका है तो केरल का है 93.91%। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि पूंजीगत प्राप्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, ये पढ़ना है हमको, देखना है। ठीक है, तो हमारा पहला कथन है कि सरकार की वे सभी संपत्तियां जो देयता पैदा करती है या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो पूंजीगत प्राप्तियों की मुख्य मदे सरकार द्वारा जनता से लिए गए ऋण जिन्हें बाजार ऋण ग्रहण कहा जाता है, सरकार द्वारा रिजर्व बैंक, व्यावसायिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से राजकोष बिलों की बिक्री के माध्यम से लिया गया ऋण, विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त ऋण और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों से वसूली है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो बिल्कुल राइट है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है, ए और बी दोनों सही, यानी दोनों के दोनों कथन क्या है सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि गिद्धा नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी पंजाब से। गिद्धा नृत्य का संबंध पंजाब से। अगर वही हम बात करें बिहार से तो बिहार का जो फेमस नृत्य हो गया जैसे कि झूमर, ठीक है, और भी बहुत सारे फेमस है लेकिन ज़्यादा फेमस है। गुजरात की बात करें तो डांडिया हो गया। पश्चिम बंगाल की बात करें तो गंभीरा, ये सब नृत्य जो है काफ़ी फेमस नृत्य है अलग अलग राज्यों के। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय जी ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने ही किया था। स्थापना कब की थे तो 1828 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। वही अगर हम बात करें आत्मीय सभा, है ना, आत्मीय सभा का अगर हम बात करें तो ये 1815 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना उन्होंने किया था। वही अगर हम बात करें कि कलकत्ता कॉलेज, है ना, कलकत्ता
कलकत्ता कॉलेज की भी स्थापना, है ना, इन्होंने ही किया था 1817 ईस्वी में। 1817 ईस्वी में इसकी स्थापना इन्होंने किया था। हम बात करें यहाँ पे विशेष रूप से देखा जाए तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप इसको जो है कवर कर लीजिएगा। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायक जिन्हें अक्सर मेवाती मैस्ट्रो, है ना, मेवाती मैस्ट्रो के नाम से भी जाना जाता है, को ख्याल गायन में उनकी महारत और रागों के प्रति उनके अभिनव दृष्टिकोण के लिए पहचाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी पंडित जसराज, है ना। पंडित जसराज को जो है उन मेवाती मैस्ट्रो के नाम से जाना जाता है और भारतीय शास्त्रीय गायन के रूप में उन्हें मतलब पहचाना जाता है, गायक के रूप में पहचाना जाता है, और इसीलिए उनको जो है एक महान वो महारत हासिल कर चुके हैं गायन के प्रति और रागों के प्रति, और मेवाती मैस्ट्रो के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो बिस्मिल्लाह खां तो शहनाई वादक है, शहनाई वादक है। जाकिर हुसैन की बात करें तो तबला, है ना, तबला वादक के रूप में विख्यात है। तबला वादक के रूप में विख्यात है और ये शहनाई। अगर हम बात करें हरिप्रसाद चौरसिया की तो ये बांसुरी की, है ना, बांसुरी वादक के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारत निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग। अगर हम बात करें इसकी स्थापना का, है ना, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की, है ना, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 14 जनवरी 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, है ना, यानी इसको हम FCI भी कहते हैं, FCI के रूप में भी जानते हैं। अगर हम बात करें इसमें भारत की विधि आयोग की तो भारत के स्वतंत्र होने के बाद यानी इसकी स्थापना 5 अगस्त 1955 ईस्वी को इसकी जो है स्थापना की गई थी। अगर वही हम बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि भारतीय संसद में डैश शामिल है, नहीं, भारतीय संसद में क्या शामिल है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति और दोनों सदन जो है भारतीय संसद के अंतर्गत यानी शामिल किया गया है, राष्ट्रपति और दोनों सदनों को। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि मौमा दास निम्नलिखित में से खेल खेलती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टेबल टेनिस खेलती है, टेबल टेनिस खेलती है ना। अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है वो पश्चिम बंगाल में हुआ, है ना, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ है। अगर हम बात करें इनकी जन्म का तो इनका जो जन्म है, अगर हम इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म 24 फरवरी 1984 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि हरित क्रांति शब्द 1950 से 60 के दशक के दौरान मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र और डैश में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में कृषि विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विकसित की गई नई कृषि तकनीक को कहा जाता है। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है, वहाँ के जो कृषि विशेषज्ञ की टीम के द्वारा जो है विकसित की गई कृषि के नए तकनीक को कहा जाता है हरित क्रांति। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करें तो निम्नलिखित में से उस प्रसिद्ध हॉकी
खिलाड़ी का नाम बताइए जिसके नाम पर नई दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मेजर ध्यानचंद्र जी, है ना, मेजर ध्यानचंद्र जी। और इनका जो है संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से। किससे, हॉकी। और इनको जो है वो हॉकी का जादूगर कहा जाता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, एक महान हॉकी खिलाड़ी थे। और अगर हम बात करें इनके जन्म का, तो इनका जो जन्म है वो 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है ना, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल का निम्नलिखित में किस यानी कौन सा युग्म सही है, दोनों यानी युग्म में से कौन सा सही है। स्मृति मंथना हॉकी से है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि स्मृति मंथना क्रिकेट खेलती है। क्या खेलती है, क्रिकेट। ज्योति याराजी यानी क्रिकेट का, तो ये गलत है, ये भी गलत है क्योंकि ज्योति याराजी क्या है, एक एथलेटिक्स है ना, एथलेटिक्स है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यानी जो मेल दिया हुआ है वो दोनों गलत है। यानी ना तो ऑप्शन 1 होगा नहीं 2, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कि डैश शहर कच्छ के रन में खादिर बेत पर स्थित था जहां ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी धौलावीरा, है ना। धौलावीरा में जो है वो ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। अगर हम बात करें इसकी खोज का, तो इसका खोज जो है 1960 ईस्वी में किया गया था, है ना। 1960 ईस्वी में शंभुदान गढ़वी, है ना, शंभुदान गढ़वी जो है इसकी खोज की शुरुआत उन्होंने ही किया था। अगर बात करें हम हड़प्पा का, तो हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें लोथल की खोज की, तो इसका खोज 1954 ईस्वी में किया गया था, है ना, ASI के द्वारा, है ना, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसका खोज किया गया था। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो का, तो इसका खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि त्रिशूलपुरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है जो अपने विशिष्ट जुलूसों और आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी केरल का ये उत्सव है और इसे केरल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि जुलाई 2023 में आधव अर्जुन को भारतीय डैश महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी बास्केटबॉल, है ना, बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि घाटे में कटौती के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो हमारा पहला कथन है कि करों में वृद्धि अथवा व्यय में कटौती से सरकारी घाटे में कमी आ जा सकती है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा कि भारत में सरकार कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष करों पर अधिक भरोसा करती है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अप्रत्यक्ष कर या प्राकृतिक प्रतिगामी होते हैं। यह सभी आय समूहों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक सही कथनों को पहचानिए, जो सही कथन है या कथन जो है उसको पहचानना है हमको, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी A और B जो दोनों जो कथन है स्टेटमेंट है वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि जुलाई 2023 को भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी गुजरात, है ना।
तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।